हेलो, इंट्रोडक्शन चैप्टर चल रहा था हमारा। हाँ ठीक है, हो गया ज्वाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रोडक्शन चैप्टर चल रहा था हमारा। इंट्रोडक्शन में हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में डिस्कस कर रहा था। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसके बाद मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक हम आ गए थे। बस कुछ टॉपिक्स हमारे और बचे हुए हैं। क्या प्रॉब्लम हो रही है किसी को? शायद सही है, बिल्कुल ठीक है, सब बता दो। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। हाँ, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक हम आ गए थे, यहां तक हमने कर लिया था। हाँ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक हमने डिस्कस कर लिया था। कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3, फिर उसके बाद एक था कॉन्सेप्ट 4, फिर कॉन्सेप्ट 5 था आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से रिलेटेड, सॉरी सेंट्रल प्रॉब्लम। फिर कॉन्सेप्ट नंबर 6 था आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कॉन्सेप्ट 7 था आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर कॉन्सेप्ट 8 था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब हमें आगे पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, पीपीसी या पीपीएफ, कई सारे नाम थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। तो उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करना है हमें। दो ही प्रॉपर्टी है मेन। एक तो है पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो डायग्राम हम ऐसा बनाते थे इस तरीके से कॉनकेव शेप, जो पीपीसी होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से समझना दो बातें। इकोनॉमिक्स में कई सारे ग्राफ बनेंगे, हमारे डायग्राम बनेंगे बहुत सारे, पूरे इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। कोई ग्राफ अगर नीचे की तरफ का स्लोप है, उसका डाउनवर्ड स्लोप है, और कुछ ग्राफ ऐसे होंगे जिनका ऊपर की तरफ स्लोप होगा, अपवर्ड स्लोप होगा। तो जो होती है वो रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है। अगर दो वेरिएबल है मेरे पास एक्स और वाई, अगर एक्स और वाई दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ने पे वाई की वैल्यू भी बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू घटने पे वाई की वैल्यू भी घट रही है, अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, ऊपर की तरफ। आपने देखा था टोटल रेवेन्यू कर्व हमने बनाया था, रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद आपका अगर इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप, तो डायग्राम बनता है नीचे की तरफ, डायग्राम बनता है नीचे की तरफ। हम आगे के चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीपीसी कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि अगर हमें एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें दूसरे वाले गुड्स का घटाना पड़ेगा, मतलब रिसोर्सेज हटा के दूसरे पे लगाने पड़ेंगे। तो जब अगर कभी ऐसा होगा, इनवर्स रिलेशन एग्जिस्ट होगा, तो जो डायग्राम होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। अभी हम इसको रीड कर लेंगे अपने नोट्स में से एक बार। फिलहाल अभी हम पहले समझ लेते हैं बातों को कि क्या क्या होता है। तो ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी, डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप। दूसरा जो आपका प्रॉपर्टीज है, वो दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी कि पीपीसी जो होता है वो कॉनकेव शेप होता है। मुझे बताओ आप लोग, क्यों होता है कॉनकेव शेप? जल्दी बताओ। कॉनकेव शेप क्यों होता है? मैंने बताया था लास्ट क्लास में। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, वाई पीपीसी कर्व कॉनकेव शेप, क्या लिखोगे आंसर? 3 नोट लिखवाए थे ना मैंने कि पीपीसी की ओरिजिनल शेप कॉनकेव होती है, वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। 3 बातें बताई थी मैंने। एमओसी पे डिपेंड करता था सब कुछ। अगर एमओसी इंक्रीजिंग ट्रेंड का होगा, अगर एमओसी इंक्रीजिंग, हाँ बिल्कुल सही, अगर एमओसी इंक्रीजिंग ट्रेंड का होगा तो पीपीसी कॉनकेव शेप, डिमिनिशिंग ट्रेंड का होगा तो कॉन्वेक्स शेप, और कांस्टेंट ट्रेंड का होगा तो स्ट्रेट लाइन, जो कि पॉसिबल नहीं है। ना तो स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है और ना ही कॉन्वेक्स। तो ये इसकी ओरिजिनल शेप जो है वो कॉनकेव शेप होती है। अब सवाल ये उठता है कि कॉनकेव क्यों? 1 मार्क्स में आ गया तो आप तो लिख दोगे कि इंक्रीजिंग एमओसी। 3-4 नंबर में आ जाए तो कैसे समझाओगे? 3 से 4 नंबर में कैसे लिखोगे? बताओ जल्दी। देखो 1 मार्क्स में तो आपको सीधे सीधे समझ आ रहा है इंक्रीजिंग एमओसी है। इंक्रीजिंग एमओसी का मतलब है मोर गुड्स आर सैक्रिफाइस टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। दूसरे वाले गुड्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए पहले वाले गुड्स की ज्यादा से ज्यादा यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। और इसका कारण है, 2 गुड्स हैं आपके पास, आपने देखा था, टेबल बनाई थी हमने। एक गुड्स है एक्स, मान लो 1 2 3 4 5 हो रहा है, और एक गुड्स है आपका वाई, जिसमें आपको कमी देखने को मिली थी। 21 से 20, फिर 20 से हुआ आपका मान लो 18, 18 से हुआ 15, 15 से 11, 11 से 5। इस तरीके से आपको वहां पे क्या देखने को मिला था कि इंक्रीजिंग रेट पे सैक्रिफाइस होता था।
कैसे सैक्रिफाइस होता था? इंक्रीजिंग रेट पे। इसका रीजन होता है क्योंकि हम यहाँ पे ना एक एजम्पशन ये मान लेते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते सभी गुड्स के ऊपर। किसी गुड्स को बनाने के लिए किसी पर्टिकुलर टाइप के संसाधनों की जरूरत होती है, किसी दूसरे गुड्स को बनाने के लिए किसी दूसरे पर्टिकुलर टाइप के संसाधनों की जरूरत होती है, रिसोर्सेज की। तो जब आप रिसोर्सेज को शिफ्ट करोगे, मान लो एक कैपिटल गुड्स है, एक कंज्यूमर गुड्स है, आप कैपिटल गुड्स के रिसोर्सेज को उठा के कंज्यूमर पे लगाओगे, आइए वो उतने एफिशिएंट रह पाएंगे जितने पहले वहां पे थे, उतने यहाँ रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हर टाइप के गुड्स के लिए अलग अलग रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, अभी जैसे मान लो मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई बोले हिस्ट्री पढ़ा दो आके, तो मैं एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ, मेरा काम इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, लेकिन मैं हिस्ट्री पढ़ाने चला जाऊंगा तो फिर तो वहां तक बात खराब हो जाएगी। समझ गए? तो रिसोर्सेज का भी होता है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। जब हम उनको हटाते हैं दूसरी जगह से तो हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ने लगती है, और कॉस्ट का बढ़ने का मतलब है एमआरटी का बढ़ना, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज। मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को हटाना पड़ता है। तो पहले हमने 1 हटाया, फिर हमने 2 हटाए, फिर हम 3 हटाते हैं, फिर 4, फिर 5, ऐसे बढ़ते हुए रेट पे सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इस वजह से जो मेरा पीपीसी है वो कॉनकेव शेप का होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा था हमारा? कॉन्सेप्ट नंबर 9। आगे बढ़े, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बस। अब ये हो गया आपका। इसके बाद आपका शिफ्ट इन पीपीसी। पीपीसी की शिफ्टिंग हो गई, अभी नोट्स पे आएंगे, मतलब 2 मिनट रुक जाओ बस, 5-10 मिनट और। पीपीसी की शिफ्टिंग, मुझे बताओ पीपीसी शिफ्ट और रोटेशन में फर्क होता है? कंफ्यूज नहीं हो ना, मैं शिफ्टिंग पढ़ा रहा हूँ, रोटेशन नहीं बता रहा। शिफ्टिंग का मतलब होता है दोनों एक्सिस से बढ़ेगा, इधर की तरफ, या दाईं तरफ या बाईं तरफ, या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। अच्छा मुझे बताओ, किसी भी पीपीसी या किसी कंट्री का पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हुआ अगर, तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? बताओ, राइटवर्ड शिफ्ट होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं पीपीसी के? पीपीसी में हमने कुछ एजम्पशन लिए हैं, आप ध्यान करो। एक एजम्पशन हमने ये ली थी कि रिसोर्सेज जो है वो मेरे फिक्स्ड हैं, मतलब कांस्टेंट रहेंगे, रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मान लो मेरे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, किसी वजह से इंक्रीज हो जाते हैं हमारे रिसोर्सेज, तो जब हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो हमारी कैपेसिटी प्रोडक्शन करने की बढ़ जाएगी, और जब हमारी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो मेरा जो पीपीसी भी है वो भी कहाँ चला जाएगा? राइटवर्ड चला जाएगा। तो पहला कारण तो है इंक्रीज इन रिसोर्सेज, अगर मेरे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं इकोनॉमी में। दूसरा, हमने एक एजम्पशन लिया था, पीपीसी की डेफिनेशन लिखी थी कि टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर मेरे टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ जाता है किसी तरह का, अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगते हैं हम, तो फिर मेरा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बात को समझो आप ध्यान से। पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होने के 2 कारण मैंने बताया आपको। एक तो अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं इकोनॉमी में तो मेरा पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाता है, हम अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगते हैं, तो भी हमारा पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ खिसक जाएगा। मतलब अगर पीपीसी ऐसे बनाया है तो एक लाइन आगे की तरफ बनेगी, मैं दिखा दूंगा कैसे होगा। ये आपका राइटवर्ड शिफ्टिंग होगा। लेफ्टवर्ड के कारण बताओ मुझे। लेफ्टवर्ड 2 ही कारण है इसमें, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड के 2 कारण है। अरे भाई, लेफ्टवर्ड में उल्टा नहीं हो जाएगा सर? रिसोर्सेज अगर हमारे घट जाए, रिसोर्सेज हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, कैसे और डिक्रीज होंगे? रिसोर्सेज भी डिक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू वॉर या अर्थक्वेक या कोई भी नेचुरल क्लैमिटी, मान लो कोई बाढ़, भूकंप या कुछ ऐसी तबाही हो गई जिससे कि हमारे रिसोर्सेज खत्म हो गए या हमारे डिक्रीज हो गए, तो हमारी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी घट जाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी घट जाएगी तो पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर कोई पुरानी टेक्निक यूज करते हैं, आउटडेटेड या कॉम्प्लेक्स, जो कि लोगों को आसानी से समझ नहीं आती, अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो भी हमारा पीपीसी क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो भी हमारा पीपीसी क्या होगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपकी बुक में भी दे रखा है राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग के बारे में। मैंने रोटेशन नहीं बताई है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, मैं रोटेशन बाद में समझाऊंगा। अभी मैंने रोटेशन के बारे में बात ही नहीं करी है, रोटेशन हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने शिफ्टिंग की बात करी। रोटेशन अलग होता है, शिफ्टिंग होता है दोनों एक्सिस से बढ़ना घटना, और रोटेशन होता है एक पर्टिकुलर गुड्स में चेंज आया। अगर मान लो 2 अलग अलग गुड्स हैं, एक्स और वाई, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स है और वाई एक्सिस पे गुड वाई है। अगर मैं कहूं एक्स गुड एक्स की टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा तो एक्स के प्रोडक्शन में चेंज होगा, वाई का वैसा ही रहेगा, तो ये रोटेशन होगा। किसी एक एक्सिस पे चेंज होगा,
अगर y वाले में चेंज आएगा तो y वाला रोटेट होगा, तो रोटेशन अलग होता है और शिफ्टिंग अलग होती है, दोनों में फर्क होता है, डिफरेंस होता है। अभी हम नोट्स पे आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं आगे। 1 मिनट रुकना बस। ये आ गया आपके स्क्रीन पे नोट्स, हम पढ़ रहे थे, हमारे सारे कॉन्सेप्ट हो गए शिफ्टिंग पीपीसी, बस एक रह गया खाली, पहले एक बार ये देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी। 1 मिनट आगे चले गए ज्यादा, ये रहा आपका। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर, इसमें कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी हो गई है थोड़ी सी, ये 10 की जगह आपका जो भी होगा वो आप चेंज कर लेना बाद में, मुझे अब याद नहीं कौन सा क्या था, आई थिंक ये 9 है, यहाँ पे 10 लिखा है, ये 9 है, कोई बात नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी हम फोकस करते हैं, हमें पढ़ना क्या है। तो हमें तो कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, आपको दिखाई दे रही है इधर, ये रहा आपका पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो पीपीसी होता है वो डाउनवर्ड होता है स्लोप लेफ्ट टू राइट। ये मैंने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड एज मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस ओनली बाय टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। आप अगर दूसरे गुड से प्रोडक्शन को हटाते हो, रिसोर्सेज को हटा के पहले वाले गुड्स पे लगाते हो, तो आप इनवर्स रिलेशनशिप की सिचुएशन में आ जाओगे। देखो नीचे लिखा है, एज देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ अनदर कमोडिटी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जब भी दो वेरिएबल दोनों में इनवर्स रिलेशन हो तो डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और डायरेक्ट रिलेशन होगा तो अपवर्ड होगा। तो अपवर्ड बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल डाउनवर्ड होता है, ये पता लग गया हमें। फिर आपका दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है, पीपीसी इज कॉनकेव शेप। पीपीसी जो होता है वो कॉनकेव शेप होता है। अगर आपका 1 मार्क्स में आ जाए तो आप लिख देना बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी। और अगर आपका 2-3 नंबर में आ जाता है तो थोड़ी 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिख देना, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वन कमोडिटी आर सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ती है एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए। बात समझ आ गई? तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट, और उसकी शेप जो होती है वो कॉनकेव होती है। आगे बढ़े, ठीक है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस करा था शिफ्टिंग, शिफ्ट इन पीपीसी। तो यह डायग्राम तो नहीं बना हुआ है, कोई बात नहीं, हम देखेंगे, कोशिश करेंगे, डायग्राम अगर बनेगा तो बना लेंगे। शिफ्टिंग जो होता है आपका, देयर इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, देयर इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो जाए तो शिफ्ट हो सकता है आपका पीपीसी, और या फिर आपके रिसोर्सेज जो है वो किसी तरीके से इंक्रीज हो जाएं। जो आपके रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज आपके किसी भी तरह से बढ़ जाएं। अगर ये रिसोर्सेज आपके बढ़ जाते हैं तो भी आपका जो पीपीसी है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा? राइटवर्ड। ये डायग्राम की जगह है, डायग्राम आप लोग बना लेना। एक पीपीसी बनाना पहले आप, और फिर एक पीपीसी राइट साइड में बना लेना। मैं भी देखूंगा डायग्राम कॉपी में बना के, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बना पाना। ठीक है, यहाँ तक तो राइटवर्ड शिफ्ट के कारण हो गए आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द इकोनॉमी इंक्रीज। अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं तो भी वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पीपीसी। फिर आपका इसके बाद है लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग नेक्स्ट पेज पे है, इसी का उल्टा हो जाएगा वहां पे। लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग आपका, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द पीपीसी वुड टेक प्लेस। ये कह रहे हैं कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा आपका अगर टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो जाता है। अगर टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो जाता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ये टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन। एंड रिसोर्सेज आपके रिड्यूस हो जाते हैं किसी वजह से, रिसोर्सेज आपके रिड्यूस हो जाते हैं किसी वजह से, तो आपका पीपीसी। अच्छा, ये कर्व यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, छोड़ो, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? अभी मैं डायग्राम आपको बना के दिखा दूंगा, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो अभी नोटबुक में बना लेंगे डायग्राम, वैसे आप बना लोगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्टिंग बनाना है। अच्छा, लास्ट टॉपिक है हमारा एक पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसको समझते हैं पहले, फिर यहाँ से रीड करेंगे। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, दो तरह के इकोनॉमिक्स हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं। ये टॉपिक मैंने लास्ट में डाल रखा है, हो सकता है आपकी बुक में पहले दिया हो, पहले मतलब स्टार्टिंग में ही इकोनॉमिक्स के साथ में दे दिया हो इन्होंने। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पे था वहीं पे इन्होंने दे दिया हो, ये हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है सर? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है जहां पर व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल बी। ठीक है ना, क्या है, क्या था, क्या होगा।
तो जहां पर आपके बात की जाती है एक्चुअल डेटा जिनको वेरीफाई किया जा सकता है, और जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है उसमें होता है व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड हैव हैपन, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब जहां पर सजेशन की बात की जाती है और उनके एक्चुअल डेटा को वेरीफाई नहीं किया। आप सिंपल समझो, जिसके एक्चुअल डेटा को वेरीफाई किया जा सकता है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होते हैं, और जिनके एक्चुअल डेटा को वेरीफाई नहीं किया जा सकता वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के एग्जांपल होते हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है 5%, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है, मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट है? तो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडिया में 5% का इन्फ्लेशन है, इसको वेरीफाई किया जा सकता है। ये कैसे वेरीफाई होगा सर? इकोनॉमिक्स में आते हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनएसएसओ का डेटा होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और भी बहुत सारे अथॉरिटीज हैं, वहां से हम पता कर सकते हैं कि कितना इन्फ्लेशन है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर कोई ये कहे कि इन्फ्लेशन शुड नॉट बी एक्सीड 5%, मतलब वो कह रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो तो फिर सुझाव दे रहा है, अपना सजेशन दे रहा है कि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये तो सजेशन हो गया, इसको वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस के पॉइंट्स हैं, मैं वो पढ़ देता हूँ, आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। पहला तो मीनिंग लिखा हुआ है, इट डील विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो डील करता है व्हाट इज क्या है और एक्चुअल में कैसे सॉल्व होगी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे होनी चाहिए। फिर आपकी आती है बात वेरिफिकेशन की, इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। मैंने आपको बताया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को एक्चुअल डेटा से वेरीफाई किया जा सकता है, और नॉर्मेटिव में इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को एक्चुअल डेटा को वेरीफाई नहीं किया जा सकता, एक्चुअल डेटा से वेरीफाई नहीं किया जा सकता। फिर आपका है आपका यहाँ पे सजेस्टिव, कौन सा वाला सजेस्टिव है? नॉर्मेटिव, पॉजिटिव नहीं है, तो इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट एंड डज नॉट सजेस्टिव। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो फैक्ट पे बेस्ड होता है, सजेस्टिव नहीं होता। बट जो नॉर्मेटिव होता है इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर इट इज सजेस्टिव इन नेचर। वो किसी इंडिविजुअल के ओपिनियन पे डिपेंड करता है, ओपिनियन किसी का अलग भी हो सकता है, तो वो सजेस्टिव नेचर का होता है। वैल्यू जजमेंट, किसी तरीके का कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट होता है, मतलब वहां पे लोग अपनी अलग अलग जजमेंट देते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। एग्जांपल्स मैंने आपको बताई दिए पॉजिटिव में, प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको वेरीफाई किया जा सकता है। पीछे आप देख लो डेटा उठा के, आपको पता चल जाएगा कीमतें बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही। दूसरी तरफ लिखा है इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस। इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, मतलब कि भारत को कुछ स्टेप लेना पड़ेगा प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो सुझाव हो गया, तो सुझाव तो कोई भी दे सकता है, तो ये नॉर्मल इकोनॉमिक्स हो गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना, ट्रू और फॉल्स में कंफ्यूजन रहती है यहाँ पे। डू नॉट कंफ्यूज स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। पॉजिटिव का मतलब कभी भी ट्रूथ नहीं होता। यहाँ एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लिखा है, मैं वही एग्जांपल सेम पढ़ देता हूँ। ये कह रहे हैं, मान लो कोई पर्सन है, अगर वो कहता है कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, कोई आप में से कोई एक कह रहा है कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और दूसरा पर्सन कह रहा है चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, देन बोथ द पॉजिटिव स्टेटमेंट, हाउएवर जो पहला वाला पर्सन है वो रॉन्ग है और जो दूसरा वाला है वो सही है। जैसे मान लो आप कह रहे हो इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री और मैं कह रहा हूँ चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, तो अगर ट्रू और फॉल्स की बात करें तो मैं सही हूँ, आप गलत हो, क्योंकि चाइना सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है। लेकिन दोनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जो इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, उसको भी वेरीफाई किया जा सकता है। आप चेक कर लो मोस्ट पॉपुलेटेड है या नहीं, ठीक है ना? तो मोस्ट पॉपुलेटेड है या नहीं पता लग जाएगा आपको, सारा डेटा रहता है, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे चेक करो, पता चल जाएगा। तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ट्रू और फॉल्स से कोई लेने देना नहीं होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का कभी भी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपके रह जाएंगे खाली न्यूमेरिकल। ठीक, एक बार डायग्राम दिखा दूं मैं आपको, थोड़ी बहुत बातें और पढ़ा देता हूँ, बुक से ही पढ़ा देता हूँ मैं डायरेक्ट। एक मिनट रुकना बस। जैसे कि मैं अभी आपको
कुछ चीजें बता रहा था यहाँ पे, रोटेशन के बारे में मैं बता रहा था। एक बात आप पहले यहाँ देखना, एक होता है अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं आपके जो ये वाले कॉम्बिनेशन होते हैं पीपीएफ के ऊपर, एनी पॉइंट ऑन पीपीएफ, पॉइंट ए टू डी और एनी पॉइंट इनसाइड द पीपीसी, मतलब पॉइंट ई, आर अटेनेबल कॉम्बिनेशन। मतलब जो पीपीसी के ऊपर है और पीपीसी के अंदर है, ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। और जो इसके बाहर होते हैं जैसे पॉइंट एफ, ये होता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये होता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे उन्होंने पूरा ऐसा डायग्राम बना के दे रखा है। यहाँ पे अटेनेबल कॉम्बिनेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन। अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हो तो पीपीसी के ऊपर, और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हो तो पीपीसी के अंदर होगा। कौन सा वाला? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। फिर आपका एक है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन विद द गिवन अमाउंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एनी कॉम्बिनेशन मोर देन द गिवन पॉसिबल कॉम्बिनेशन, दैट इज एन इकोनॉमी कैन नेवर ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ। बिल्कुल सही बात है। आपके पास रिसोर्सेज है जितने, उतने रिसोर्सेज से आप ज्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हो? जितना आपका कॉम्बिनेशन है उसी में तो रहोगे, तो बाहर तो जा ही नहीं सकते। तो ये इम्पॉसिबल है अटेनेबल अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन को पाना। फिर आपका शिफ्टिंग की बात करी थी हमने, ये रहा आपका शिफ्ट इन पीपीएफ। तो आपका रोटेशन ऑफ पीपीएफ, दोनों में फर्क होता है। शिफ्ट की बात कर रहा है राइटवर्ड शिफ्ट, ये राइटवर्ड शिफ्ट दिखा रखा है डायग्राम, ये पहले एक पीपीएफ और ये आगे की तरफ डॉटेड लाइन, ये राइटवर्ड शिफ्टिंग हो गया। फिर आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट के कारण मैंने बता दिए थे, रिसोर्सेज अगर हमारे डिक्रीज हो जाए किसी वजह से, या आपके टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो जाए, तो ये पीपीएफ पहले आगे वाला और फिर ये एरो बना के पीछे की तरफ डॉटेड लाइन, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अच्छा, रोटेशन में फर्क होता है, ये रोटेशन है। ये रोटेशन कब है आपका? ये लेफ्टवर्ड रोटेशन है, ये राइटवर्ड रोटेशन है। मतलब जो एक्स एक्सिस पे कमोडिटी है ना, बटर, इसके में चेंजेस हुआ होगा, या तो इसकी टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो गया होगा, या इसके रिसोर्सेज में परिवर्तन हो गया होगा। वाई वाला जो है आपका वो कांस्टेंट रहा होगा। तो ये रोटेशन होता है जब एक एक्सिस पे चेंज होता है। देखो ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है ऐसे, तो ये शिफ्टिंग नहीं है। और ये रोटेशन है आपका वाई एक्सिस वाला। शिफ्टिंग ऐसा होता है जो दोनों तरफ से चेंज होता है, दोनों एक्सिस पे। तो मैं आपको समझा रहा था कि रोटेशन और शिफ्टिंग में क्या फर्क होता है। इसके बाद आपका ये पूरा एक ओवरव्यू दे रखा है, एक पीपीएफ बना के सारे पॉइंट समझा रखे हैं। फिर आपके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, एक क्लास और लगा लेंगे इसके लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी है वो सारे करा दूंगा मैं इसके अंदर। जितने बुक में इस बार हटा दिए उन्होंने, काफी थे पहले, इस बार कम कर दिए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें देख लें कितने अनसॉल्व, कहाँ होते हैं अनसॉल्व, ज्यादा नहीं है इस बार, 5-6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन ही है। करा दें अभी, अभी करा देते हैं। इसके लिए फालतू में एक क्लास क्या लगेगी, है ना? अभी कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन यहीं से बुक से ही कर लेते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है ना? जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एमओसी कैलकुलेट करने हैं हमें। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है, तो मैं ऐसे समझा देता हूँ। एन अनएम्प्लॉयड पर्सन, एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है रमेश, लुकिंग आउट फॉर अ जॉब। उसको 2 जॉब ऑफर मिलते हैं, एक है 20,000 रुपए का आईसीआईसीआई बैंक का, और दूसरा है 15,000 रुपए का एचडीएफसी बैंक का। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इफ ही एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक? वो कह रहे हैं कि अगर वो आईसीआईसीआई बैंक को ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब ये 20,000 वाला, तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा? इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव पढ़ा था ना हमने, तो ये 15,000 रुपए इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। तो ये आंसर है 15,000 रुपए। ये सिंपल था बिल्कुल, कुछ करना नहीं था इसमें खास। समझ आ गया? ये नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं एमओसी टेबल। सिस्टम ये 2 ऑप्शन है जॉब के, एक 20,000 रुपए की सैलरी मिलेगी एक जगह 15,000 रुपए की मिलेगी। अगर मैं 20,000 वाला सेलेक्ट कर लेता हूं, तो इस 20,000 वाले की, मतलब ये वाली जो जॉब है आईसीआईसीआई बैंक की, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये है, ठीक है? इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर मान लो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन और दे देता 18,000 का बीच में, तो फिर क्या होता? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 20,000 वाले का 18,000। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जिसको हमने छोड़ दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, ये पढ़ा था हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। और सेम एग्जांपल था हमारे नोट्स में, बैंक एग्जीक्यूटिव का और जर्नलिस्ट का, याद आ रहा है कुछ? 33,000 और 35,000 का एग्जांपल था हमारे नोट्स में, जिसमें हमने वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा था क्या होता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ भी नहीं होता, आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन अगर होंगे तो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लोगे, और उसका अगला बेस्ट जो कि आपने छोड़ दिया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 2 से ज्यादा ऑप्शन होते, 3 ऑप्शन होते, तो
टेस्ट होता वो आपका। फिर आगे देंगे, वापस आगे क्या ये, ठीक है। अच्छा अगला करते हैं। अच्छा इसका ना मीटिंग भी एंड हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन कर ही लेते हैं फिर। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहे हैं कि एमओसी कैलकुलेट करना है आपको। एक्स कमोडिटी दे रखा है, उसके बाद कमोडिटी वाई दे रखा है। तो एक्स कमोडिटी में आपको दे रखा है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। वाई कमोडिटी में आपके पास है 100, 95, 85, 70, 50 एंड 25। आपको एमओसी निकालना है। एमओसी का मतलब होता है लॉस अपॉन वाई। पहले तो डैश, फिर आपका कितना लॉस हो रहा है 5, इसमें कितना गेन हो रहा है 1। 5/1 करोगे तो 5 आ जाएगा। पूरा डिवाइड कर दे रहा हूँ मैं, आप ऐसे कर लो 5/1 इज इक्वल टू 5। फिर इसमें कितना लॉस हो रहा है 10, इसमें कितना गेन हो रहा है 1। 10/1 इज इक्वल टू 10। इसमें कितना लॉस हो रहा है 15, इसमें कितना गेन हो रहा है 1, तो ये हो जाएगा 15। इसमें कितना लॉस हो रहा है 20, इसमें कितना गेन हो रहा है 1, तो ये हो जाएगा 20। फिर इसमें कितना लॉस हो रहा है 25, इसमें कितना गेन हो रहा है 1, तो ये हो जाएगा 25। सिंपल था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लॉस अपॉन गेन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग कर लोगे अपने आप, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। हम आते हैं इन क्वेश्चन पे जो ये एग्जाम्स में, पहले बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। आपको ना ये टेबल दे रखी है इस तरीके से, ये में 1 क्या है? 1 ये गेन हो रहा है, 1 यूनिट का गेन, फिर 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 1 यूनिट का। अगर ये कुछ और होता तो कुछ और लिख देते, 2 होता तो 2 लिख देते, 3 होता तो 3 लिख देते, ठीक है। अगर मान लो ये 0 के बाद 3 होता तो यहाँ 2 लिख देते, तो 2.5 आ जाता। क्लियर है ना। तो ये देखना होता है कितना लॉस हो रहा है इसका और इसका डिफरेंस, और कितना गेन हो रहा है इसका और इसका डिफरेंस, आपस में डिवाइड कर लेते हैं, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसी को रेशियो के फॉर्म में लिख दोगे 5:1, 10:1, 15:1, तो वो हो जाएगा एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो हो जाएगा एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नेटवर्क प्रॉब्लम, रेड हो गया, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, मिनट। ठीक है। अगला जो है आपका, मैं 4th वाला बता दे रहा हूँ। इसमें ना आपको एक टेबल दे रखी है, अभी क्वेश्चन पढ़ा दूंगा मैं, पहले आप फिलहाल टेबल लिख लो। आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है। एक्स है आपका 0, फिर ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, और वाई है आपका 8, 6, 4, 2 एंड 0। सर ये पूरा आपका नहीं क्वेश्चन आ पढ़ ले, रहा स्क्रीन में। आपको ही नहीं आ जाएगा वो। ये लो 8, 6, 4, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। देखो ये क्वेश्चन है, गिविंग रीजन कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीसी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। ये कह रहे हैं आपको पीपीसी की शेप बतानी है इस टेबल के अकॉर्डिंग। शेप हमें पता है कैसे पता चलती है सर, शेप के लिए एमओसी चाहिए होता है, निकाल दो एमओसी। पहले तो डैश। अब देखो कितने का लॉस हो रहा है इसमें, 2 यूनिट का, और इसमें कितना गेन हो रहा है 1 यूनिट का, तो 2/1 इज इक्वल टू 2। फिर इसमें कितना लॉस हो रहा है 2 यूनिट का, इसमें कितना गेन हो रहा है 1 यूनिट का, तो ये 2। फिर इसमें कितना लॉस हो रहा है 2 यूनिट का, इसमें कितना गेन हो रहा है 1 यूनिट का, तो ये 2। इसमें कितना लॉस हो रहा है 2 से 0 हो गया तो 2 यूनिट का, इसमें कितना गेन हो रहा है 1 यूनिट का, तो ये 2। अच्छा एमओसी अगर कांस्टेंट होता है तो पीपीसी कैसा होगा, जल्दी बताओ। यहाँ आंसर लिख दे रहा हूं मैं, एज एमओसी इज कांस्टेंट, as MOC is constant, PPC will be downward sloping straight line. PPC will be downward sloping straight line. तो PPC कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। हमें शेप बतानी थी खाली टेबल के अकॉर्डिंग, टेबल बनी हुई दी है और शेप हमें बतानी थी। ऐसे ही ये क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। एक और कर लेते हैं 5th वाला, 5th भी कर लेते हैं। 5th में आपको फिर से एक्स और वाई दे रखे हैं, 2 गुड्स, एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका है 0, 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद आपका वाई है आपका यहाँ पे 20, 18,
14, 8 और 0। अगर हम इसका एमओसी कैलकुलेट करें, तो पहले तो डैश, फिर 2 यूनिट का लॉस, 1 यूनिट का, मैं डिवाइड नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये 2 आ गया। फिर यहाँ पे 18 से 14 4 यूनिट का लॉस, 1 यूनिट का गेन, तो ये 4 आ गया। 14 से 8 हो गया तो 6 यूनिट का लॉस, 1 यूनिट का गेन, तो ये 6 आ गया और ये 8 आ गया। अच्छा, एमओसी क्योंकि इंक्रीजिंग है तो इस बार पीपीसी कैसा होगा? कॉनकेव शेप। ठीक है, ये कारण हो जाएगा, एज एमओसी इज इंक्रीजिंग पीपीसी विल बी कॉनकेव शेप। पीपीसी विल बी कॉनकेव शेप। तो मैंने ये करा दिया आपको, 5th वाला करा दिया, 4th वाला करा दिया, एक और बचा है 6। ये कर लेना और 2-3 इलस्ट्रेशन है वो कर लेना अपने आप, क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। बाकी अगर कुछ होंगे तो मैं करा दूंगा एक्स्ट्रा में जब कभी रिवीजन में। सर ये कैसे पता चलेगा जो आपने क्या? लिखवाया है कि इफ देखिए, एमओसी इज कांस्टेंट पीपीसी विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन? ये कैसे पता चलेगा? ये नोट्स लिखवाए थे ना पीछे जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ाया था। हाँ हाँ, तो जब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ाया था तो वहां पे एक बॉक्स था ना, एक बॉक्स साइड में। हाँ उस जी बॉक्स में मैंने कहा था 3 नोट लिखने हैं, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3। मैं अभी हैंड रिटन नोट भेजता हूँ आप लोगों को, उसमें सब लिखा हुआ ठीक है। है ना। हैंड रिटन नोट भेजता हूँ, उसमें सारी बातें लिखी हुई है। जो मैंने नोट दिया है ना उसमें थोड़ा फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में है, वो क्लास में फिल करवाते थे हम लोग, इसलिए मैं हाथ से लिखा हुआ देता हूँ, उसमें सारा लिखा होगा। ऐसे नोट लिखे होंगे, 3 नोट होते हैं। अगर एमओसी आपका, जैसे कि ये एमओसी कैसा ट्रेंड है? इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अगर एमओसी इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा तो पीपीसी होगा आपका ऐसा, ये डायग्राम होगा कॉनकेव शेप। अगर ये वाला कांस्टेंट ट्रेंड होगा तो पीपीसी होगा आपका स्ट्रेट लाइन। अगर ये डिमिनिशिंग ट्रेंड में आ जाए, जैसे 8 6 8 ऊपर, फिर 6, फिर 4, फिर 2, तो फिर पीपीसी होगा कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स भी नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता, ओरिजिनल शेप यही होती है पीपीसी की। ठीक है, तो चैप्टर ये एंड हमारा, इसका टेस्ट रख लेंगे हम। आप लोग पहले इसको कर लो रिवाइज अच्छे से, 2 दिन दे देता हूँ, उसके बाद रखेंगे टेस्ट।